बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एज ऑफ रोमांटिसिज्म पर गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले मैं दो वीडियोस बना चुका हूं। इस वीडियो में हम शैले, बायरन और जेन ऑस्टन के बारे में बात करेंगे। अ, इस वीडियो के बाद हमारी इस एज पर लास्ट वीडियो होगी, जिसको मैंने पार्ट 4 का नाम दिया है। और इस वीडियो में हम शैले की इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, लिटरेरी फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में बात करेंगे। इसी तरह बायरन और जेन ऑस्टन के जो इंपॉर्टेंट वर्क हैं, कि जो कंट्रीब्यूशन है, उनके बारे में बात करेंगे। शैली ने जो की टर्म्स यूज किए अपनी लाइफ में, उनके बारे में बात करेंगे। इस लेक्चर को मजीद डिटेल में या रिटर्न और इंटरव्यू टेस्ट की तैयारी के लिए आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेक्चर्स और ये तमाम जो मटेरियल है उसकी एक्सेस और तैयारी फराहम की जाती है। टेस्ट सेशन भी होता है। तो इंतजार किए बगैर हम अपने वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। पर्सी बिश शैले 1792 से लेकर 1822 का लाइफ स्पैन है इनका पीरियड। ससेक्स इंग्लैंड में पैदा हुए। एल्डेस्ट सन थे सर टिमोथी शैले के। रिच फैमिली थी इनकी, रिच बैकग्राउंड था इनका। एटन कॉलेज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एजुकेशन, लेकिन ऑक्सफोर्ड से इनको एक्सपेल कर दिया गया इनके एथेइस्टिक बिलीव की वजह से। इन्होंने नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म के नाम से एक पम्फलेट लिखा था, जिसकी बुनियाद बनाकर इनको एक्सपेल किया गया। 1811 में शैले ने ये मैं बात आपको मैं दोबारा बताना चाहूंगा, तकरीबन 100 ईयर के बाद उसी यूनिवर्सिटी ने जिसने इसको एक्सपेल किया था, दे एक्सेप्टेड एंड दे probably published that pamphlet again. Shelley eloped to Scotland and Harriet Westbrook से इनकी शादी हुई। और eloped with her 16-year-old स्कूल गर्ल थी, उनको उन्होंने छोड़ दिया 1814 में। और उन्होंने 1816 में शी ड्राउन हरसेल्फ, खुदकुशी कर ली, आप ये कह सकते हैं। मैरी वॉलस्टोन क्राफ्ट गॉडविन से इनकी शादी होती है 1816 से। 1816 में ये मैरी वॉलस्टोन क्राफ्ट गॉडविन, या मैरी गॉडविन कह सकते हैं आपको, ये मैरी वॉलस्टोन क्राफ्ट की बेटी और विलियम गॉडविन की बेटी है। तो आप ये इसको उस एस्पेक्ट से भी देख सकते हैं। शैली के 4 बच्चे थे, बट ओनली जो है वो वन सर्वाइव्ड टू एडल्टहुड। ही ड्राउन्ड इन अ बोटिंग एक्सीडेंट ऑन जुलाई 8। गल्फ ऑफ स्पीजिया, इटली में इनकी डेथ होती है। ही इंसिस्टेड ऑन voyaging despite several warning by fishermen कि भाई मत जाओ, बट ही insisted upon sailing कि मुझे वापस जाना है। तो ये एक ट्रेजिक इनका जो है वो सानेहा हुआ और उनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 29। अब शैली के जो वर्क हैं, दे हैड लास्टिंग एंड प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन वेरियस फिलोसफर्स लाइक महात्मा गांधी वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड विद द आइडियाज ऑफ शैली। तो ये हमें नजर आती है सारी चीजें। इंपॉर्टेंट अगर हम वर्क के ऊपर बात करें तो जेस्ट्रोजी पहला एक नॉवल था शैले का। व्हेन ही वाज इन यूनिवर्सिटी, तब उन्होंने लिखा। एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ रिवेंज, पैशन एंड स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड इवल। तो एक गॉथिक एलिमेंट हमें इसके अंदर भी नजर आता है। और नेक्स्ट हम अगर मूव करें, 1810 में इन्होंने नेसेसिटी ऑफ एथीज्म लिखा, जिसको बुनियाद बनाकर इनको एक्सपेल किया गया। 1813 में ही रोट फर्स्ट मेजर पोइटिक वर्क। इट वाज प्राइवेटली प्रिंटेड एंड नॉट इंटेंडेड फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। उनके रेडिकल व्यूज, एथिस्टिक बिलीफ, सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म पे वो जो सोच रखते थे, उनको उनको इन्होंने इसमें जो है वो शाया किया। लॉस्टर द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, लॉन्ग नैरेटिव पोइम है, एनोनिमसली इन्होंने शाया करवाई। और मेजर जो थीम है वो ब्यूटी और आइसोलेटिंग नेचर और इफेक्ट्स ऑफ कॉन्टिन्यूस परसूट ऑफ हैप्पीनेस, ये हमें इसके अंदर जो है वो नजर आता है। द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम 1818 में ये इन्होंने शाया की। लियोन एंड सिंथना के नाम से, सिंथना के नाम से ये इसका नाम दूसरा भी आप समझ सकते हैं। दिस एपिक पोएम एक्सप्लोर द थीम ऑफ रेवोल्यूशन, लव एंड परसूट ऑफ लिबर्टी। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के इवेंट से एक्सप्रेस है और शैले के जो पॉलिटिकल व्यूज है इसको एक्सप्रेस करते हैं। शैले को रेवोल्यूशनरी पोइट कहने की बुनियादी तौर पर वजह ही ऐसी पोइम्स हैं जिसमें रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम या क्वीन मैप, लॉस्ट स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड या ओ टू द वेस्ट विंड वगैरह शामिल है। अब प्रोमिथस अनबाउंड को हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते, वेरी इंपॉर्टेंट जो है वर्क, ग्रेटेस्ट वर्क को इंक्लूड कर सकते हैं। 4 एक्ट लिरिकल ड्रामा, इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट इट इज अ लिरिकल ड्रामा। सो पर्सी बिशे शेले वाज अ नॉवेलिस्ट, you can call him a part-time dramatist and as a good acclaimed poet too। तो ये ग्रीक मिथोलॉजी से इन्होंने लिया और इसको इसमें हमें थीम ऑफ फ्रीडम, ह्यूमन पोटेंशियल और पावर ऑफ इमेजिनेशन नजर आती है। अब प्रोमिथस अनबाउंड, ये प्रोमिथस बेसिकली एक ग्रीक मिथोलॉजी में एक टाइटन था। टोटल ग्रीक मिथोलॉजी में 12 टाइटन है और ये यूरेनस के, ये आप कह सकते हैं बच्चे हैं।
और वो अपनी क्लेवरनेस और डिफाइंस की वजह से जाना जाता था। कौन? प्रोमिथस। अब इसकी खास बात ये थी कि इसने इस आग को, यानी ही स्टोल द फायर एंड गेव इट टू द ह्यूमन बीइंग्स, और जिसके नतीजे में सिविलाइजेशन का आगाज होता है और इंसानों को नॉलेज मिलता है। लेकिन इसके साथ क्या हुआ प्रोमिथस के साथ, कि जो ग्रीक मिथोलॉजी में जो गॉड जियस है, इसने इसको एक चट्टान के साथ बांध दिया, और वहां पर एक ईगल आता था और उसको लिवर को खाता था। और दिस इज हाउ वी कैन सी दिस प्रोमिथस as a sign of defiance, as a sign of rebellion, a champion of humanity cause against the oppressive forces। तो ये एक हमें नजर आता है। बहरहाल ये तो ग्रीक मिथोलॉजी से रिलेटेड थी। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो एडोनिस एक इंपॉर्टेंट पोइम है। बेसिकली एडोनिस का जो टर्म है इन्होंने लिया ग्रीक मिथोलॉजी से। एडोनिस एक ऐसी फिगर थी, ही वाज नाउन फॉर हिज एक्सेप्शनल ब्यूटी, ही फेल इन लव विद द ग्रीक गॉडेसेस एफ्रोडाइट। एफ्रोडाइट को रोमन मिथोलॉजी में वीनस कहते हैं, उसके साथ। लेकिन नतीजा क्या हुआ, एडोनिस को एक वाइल्ड बोर ने मार दिया, और ये उसकी लेमेंट में जो है वो आप कह सकते हैं कि एफ्रोडाइट को चूंकि उससे एक मोहब्बत थी, तो उसको उसको मॉडल बना के शैली ने अपने दोस्त कीट्स के ऊपर ये एक एलिजी लिखी, एडोनिस। तो एक पेस्टोरल एलिजी है, जिसमें एक प्रॉपर एक सीन क्रिएट किया जाता है, बहुत सारे पोइट्स की प्रोसेशंस आते हैं और वो कीट्स के बारे में बात करते हैं। थॉमस मोर वगैरह, इस तरह के ली हार्न, फेलो पोइट वगैरह, तो ये सब उसमें आते हैं। हमें क्रिटिक्स को बुरा भला कहा। शैली के और इंपॉर्टेंट वर्क में हम देखें तो एपिसाइकिडियन 1821 का जो वर्क है, इट इज द वर्क वाज सबटाइटल्ड वर्सेस एड्रेस्ड टू नोबल एंड अनफॉर्चुनेट लेडी एमिलिया फाइव, नाउ इम्प्रिजन्ड इन द कॉन्वेंट ऑफ। अब ये कॉन्वेंट ऑफ के बाद बात यहाँ पे हमें नजर आता है, कुछ ऐसे मजीद आगे लिखा नहीं। अगर हम इसको देखें, एक डीप पर्सनल पोइम है डेडिकेटेड टू मैरी शेली, सेकंड वाइफ। इट एक्सप्लोर द थीम ऑफ लव, डिजायर एंड द परस्यूट ऑफ एन आइडियल स्पिरिचुअल यूनियन। द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ 1822 में इन्होंने लिखी। शेलीज फाइनल मेजर वर्क, लेफ्ट इनकम्प्लीट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, enigmatic and introspective poem that reflects on the nature of life and human condition and elusiveness of truth and meaning। कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, इनको आप देख सकते हैं, 4 या 5 जो शैली के हैं। और इसके साथ साथ अगर हम देखें, uh, uh, इस पोइम को, ट्रायम्फ ऑफ लाइफ को, ही मॉडल्ड द पोइम ऑन पेट्रॉक्स एंड डांटेज डिवाइन कॉमेडी, टर्जा रीमा में इन्होंने इसको जो है वो लिखा। इसके साथ हम ओzymandias पे देखें, पब्लिश्ड इन 1818, द सोनेट प्रेजेंट्स अ पावरफुल मेडिटेशन ऑन द ट्रांजिएंस ऑफ ह्यूमन पावर एंड ग्लोरी। एक सोनेट है, और ये एक फेरो है, उसके ऊपर रेमेसेस द सेकंड है, उसके बारे में है कि वो यहाँ पर इस जगह पर कुंदा करवाता है, लुक एट माई वर्क ये माइटी एंड डिस्पेयर। लेकिन जो ट्रैवलर है वो कुछ भी नहीं नजर आता उसको। तो ये एक ट्रांजिएंट नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ, और आप कह सकते हैं इन्फिनिट नेचर ऑफ आर्ट की थीम हमें जो है वो इसके अंदर नजर आती है। तो स्काईलार्क जो है हमें नजर आती है 1822 में, 1820 में लिखी ये पोइम इनकी, द बर्ड्स डिस्टिंक्टिव कॉल्स व्हाइल वॉकिंग थ्रू द पोर्ट सिटी ऑफ लिवरोनो इटली। ये जो पोइम है ये हमें नजर आती है कि किस तरीके से इट इट प्रेजेस फॉर द प्योरिटी ऑफ इट्स म्यूजिक, और कंट्रास्ट करती है विद द सैड एंड हॉलो ह्यूमन कम्युनिकेशन के साथ। ओ टू द बेस्ट फ्रेंड 1822 में, 1820 में लिखे जाने वाली ये जो है ओड इन्होंने फ्लोरेंस इटली में लिखी। ये वेस्ट विंड को एड्रेस करती है, उसको एड्रेस करके चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, रेवोल्यूशन पर उठाती है। अब मास्क ऑफ एनार्की पे अगर हम देखें तो इन्होंने जो मास्क ऑफ एनार्की है ये एक एथिकल कनेंड्रम है। पीटर लो मैसेकर जो है, एथिकल कनेंड्रम से मुराद आप कह सकते हैं कि एक अपील है, एक ऐसी किस्म की जिसमें अर्ज अर्ज किया गया कि कैसे लोगों को जो है मारा पीटा गया, और उनको जो है तकलीफ पहुंचाई गई। तो एक ऐसी किस्म की एक इसमें गुफ्तगू की गई है जिसका मीनिंग डिराइव करना रीडर्स के ऊपर है। अब पीटर लो मासेकर के बारे में आपको मैं अगर बता दूं तो ये मैनचेस्टर इंग्लैंड में ये एक वाकया पेश आता है। लोग लो प्रेजेंटेशन से तंग आकर हड़ताल पर निकलते हैं, जिसमें से 400 से 700 लोग जख्मी हो जाते हैं, कुछ लोग मर जाते हैं। तो टोटल 60,000 का क्राउड होता है, और कैवलरी जो है उन पे अटैक करती है। तो ये उस दौर के इंसिडेंट को एड्रेस करके जो है वो लिखी गई थी। एक पॉलिटिकल रैली थी, लोग निकले अपनी
रिप्रेजेंटेशन के बारे में, अपनी रेजिस्टेंस एक किस्म की शो करने के लिए। मोंट ब्लांक 1817 में पब्लिश होने वाली ये पोइम जो नेचर उसकी शान शौकत, उसकी रिफ्लेक्शन के ऊपर और इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन माइंड के ऊपर है। इट एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ सबलाइम एंड द कनेक्शन बिटवीन नेचुरल वर्ल्ड एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस। अब हम शैली के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो बहुत रिपीट होते हैं उनके बारे में एक नजर डालते हैं। पोइट, फिलोसोफर। शैली के नजदीक जो पोइट है उसका काम ये भी है कि फिर फिलोसोफर का भी काम करें। पोइट्री और फिलोसफी दे शुड बोथ गो इन हैंड इन हैंड, और दे आर लिंक्ड टुगेदर। और ट्रू पोइट जो है वो फिलोसोफर भी है, हु यूज पोइट्री टू एक्सप्लोर मोर एंड परफॉर्म क्वेश्चंस ऑफ एग्जिस्टेंस। स्पिरिट ऑफ ब्यूटी। शैली पोइट्री को अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ट्रीट करते थे, और टू कैप्चर द ब्यूटी इन ऑल इट्स मैनिफेस्टेशन। पोइट को वो अनएक्नॉलेज लेजिस्लेचर का दर्जा देते थे, कि पोइट जो है दे कुड अफेक्ट द सोसाइटी एंड हिस्ट्री, एंड दे आर ट्रू पॉलिटिशियंस और रिफॉर्मर्स एक्चुअली आप उसको कह सकते हैं। इथियोलाइजेशन, शैले ने ये टर्म इसलिए एक्सप्लोर किया ताकि मटेरियल वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म किया जाए समथिंग स्पिरिचुअल, ट्रांसेंडेंटल ट्रांसेंडेंटल किस्म का एक वर्ड, थ्रू द पावर ऑफ पोइट्री, थ्रू द पावर ऑफ वर्सेस। म्यूजिकलिटी, शायरी में अपनी लिरिकल क्वालिटी की वजह से शैले मशहूर थे, चाहते थे कि पोइट्री को ऐसे लिखा जाए कि उसकी रिदम और उसका फ्लो ऑफ जो वर्ड्स है वो एक क्रुशियल इंपॉर्टेंट जो है वो काम है। विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड ओट द वेस्ट विंड में लास्ट मिली जाने वाली लाइन है, साइक्लिकल नेचर ऑफ लाइफ, इनएविटेबिलिटी ऑफ चेंज की तरफ इशारा करता है। इसके साथ हम एपिसाइकिडियन एक टर्म है शैली का मोस्ट फेमस पोएम, जिसमें सोल और द एसेंस ऑफ सोल को डिक्लेयर करता है। फेडिंग कोल, डिफेंस ऑफ पोइट्री में ये टर्म इस्तेमाल हुआ। फेडिंग कोल ऐसे पोइट्स के बारे में जो कि इन क्रिएटिव इंडिविजुअल माइंड, ऐसे लोग जो कि डॉर्मेंट और लेटेंट रहते हैं, बट दे हैव पोटेंशियल विद इन देयर माइंड, दे आर कंसीडर्ड फेडिंग कोल। पोइट्री के मुतालिक बहुत सारी डेफिनेशन, चंद डेफिनेशन आपके सामने मशहूर आती हैं, जैसे कि वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन और कॉलरिज की डेफिनेशन, द बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट ऑर्डर। जबकि लॉर्ड बायरन की पोइट्री को थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि द पोइट्री शुड सरप्राइज बाय अ फाइन एक्सेस एंड नॉट बाय सिंगुलैरिटी। इसका मतलब यह है कि सॉरी, poetry should amaze us and captivate the reader through excessive beauty, not by just repeating the same idea again and again. Singularity refers to individual idea, so it should amaze us, it should surprise us, so it should bring something new. It should not limit itself with a narrow explanation or definition. तो इसी तरह शैली की डेफिनेशन, पोइट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड द बेस्ट माइंड्स। इसी तरह हम जॉन कीट्स की definition देखें, a thing which enters into one's soul and does not startle it or amaze it, that shall be incapable of further surprises and increases of pleasure. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, यू कैन हैव अ लुक एट ऑल ऑफ दीज डेफिनेशन, यू नीड टू मेमोराइज इट। मेजर रोमांटिक पोइट्स हैं, यूजुअली इनकी पोइट्स को जो है कोट किया जाता है, स्पेशली इंटरव्यू में। लॉर्ड कॉर्डन बायरन, जैक क्लोज दोस्त क्लोज सर्कल इसको कहते थे, लबके लेडी कैरोलिन लैम्ब इसको मैड बैड और डेंजरस टू नो कहती थी। 1788 1824 लाइफ स्पैन है। क्लब फूड थे, डिसेबल्ड थे, रिडिक्यूल इनको किया जाता रहा। हैरो स्कूल, ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़े हुए थे। कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल फिगर थी, और एक बड़ी ही शोक मिजाज तबीयत थी। ही वाज ट्रबल्ड मैन हु सफर्ड फ्रॉम डिप्रेशन एंड इल हेल्थ, मल्टीपल अफेयर थे। एंड इजाबेला के साथ 1815 में इनकी शादी हुई। द मैरिज वाज अनहैप्पी एंड दे बिकम सेपरेटेड। और बायरन की बेटी भी थी। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट पर्टिकुलर डिटेल, दैट मे नॉट बी हेल्पफुल फॉर द रिटन टेस्ट, बट द माइट these things that I have mentioned here are helpful. पर बायरन की डेथ होगी 1824 में। he was fighting for the Greek independence, he was fighting against Turks. इंपॉर्टेंट वर्क अगर हम देखें, फिजिटिव पेसिस पहला वर्क है, कलेक्शन ऑफ पोइम्स एंड फीचर्स, अर्ली वर्क एक्सप्लोरिंग द थीम्स ऑफ लव, नेचर एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस। पब्लिकेशन को देखिए, नाम पढ़े, मेजर आइडियाज क्या दिए गए। और ऑफ आइडल्स 1807, अ कलेक्शन ऑफ पोइट्री रिटन ड्यूरिंग बायरन्स यूथ, इंक्लूड सैटारिकल एंड रोमांटिक पोइम्स। इसके साथ इंग्लिश बार्ड एंड स्कॉच रिव्यूज एक सैटारिकल पोइम है इन रिस्पॉन्स टू हार्श क्रिटिसिज्म फॉर कंटेम्पररी लिटरेरी रिव्यूज। Critics, various poets and critics of the time highlighting Byron's own poetic style. अगर हम चाइल्ड हेरल्ड्स पिलग्रिमेज देखें, तो ये एक चाइल्ड हेरल्ड्स पिलग्रिमेज एक ऐसा ट्रैवल है जिसमें जो चाइल्ड हेरल्ड है, ही ट्रैवल थ्रू वेरियस कंट्रीज, जिसमें पोर्टुगल, स्पेन, ग्रीस, इटली वगैरह शामिल रहता है। एंड ही व्हाटएवर ही सीज, ही एनकाउंटर्स, ही फाइंड्स।
So this explores the decline of civilization, the power of nature, the existence of human. So it involves personal introspection and description of landscapes through whatever the places he goes through. तो ये एक थीम ऑफ मेलनकली एलिनेशन और सर्च फॉर मीनिंग को भी हमें इसमें नजर आता है. तो एक जो पोइम है, इट वाज अ ट्रेमेंडस सक्सेस, इट वाज रिटन इन 4 पार्ट्स. और जो है बायरन जो है यही इस्टेब्लिश हिमसेल्फ विद द पब्लिकेशन ऑफ दिस पोइम. द गयोर 1813 में एक इन्होंने नैरेटिव पोइम लिखी, सेट इन ऑटोमन एम्पायर. एक फॉरबिडन लव की टेल है जिसमें गयोर इनफिडल जो है वो मुस्लिम वेमेन के साथ he fell in love and faces the consequences of forbidden relationship. The Brides of Abydos में भी एक फॉरबिडन लिव की टेल है जिसमें सलीम एंड जुलेखा की जो है मोहब्बत की कहानी को बताया गया है. नैरेटिव पोइम है, नैरेटिव पोइम है, नैरेटिव पोइम है, लॉन्ग नैरेटिव पोइम. फेमस पार्ट जो है, फेमस यानी आप कह सकते हैं चाइल्ड हेरोइक पिलग्रिमेज है, रिटन इन 4 पार्ट्स. मैनफ्रेड में हम देखें 1817 में ये ड्रामेटिक पोइम लिखी गई फीचरिंग द ब्रूडिंग एंड टॉर्मेंटेड प्रोटैगनिस्ट मैनफ्रेड. Explores Manfred's inner struggles, pursuit of forbidden knowledge, and his dealing with supernatural forces. उसके बाद Dawn of One 1819 1824 important work है, satirical poem है consisting of multiple cantos and spanning various adventures and love affairs of protagonist Dawn of One. It blends humor, social commentary, and romance while critiquing social norms and hypocrisy. Satirical poem के aspect से you can have a look at कि भी ये चीज इसके अंदर Manfred क्या work है इसके अंदर. I request my followers or whoever is watching this video to not go into the summaries or to the content of all of the content I'm going to share with you. Like if Manfred is not the part of your syllabus, so you don't have to worry that should you be reading Manfred or Don One or all of the things that I'm going to teach you here. To be very honest, I have not read many of these works. So you don't have to worry much about this, that whether you'll be able to memorize all these things or not. The fact is that you need to memorize things with reference to the publication detail of important works, with the kind of genre, with what kind of content they had in these kind of books. So this is important things to know and remember. जेन ऑस्टन के बारे में बात करें 1775 1817 लाइफ स्पैन है. इनके जो फादर है वो क्लर्जीमैन थे, एजुकेटेड इन वेरियस सब्जेक्ट्स, पर्सनल लाइफ, नेवर मैरिड इन हर लाइफ. She is known for her wit, social commentary, and keen observation of society. हमें इनके नॉवेल्स में themes of love, marriage, class, role of women in society, role of patriarchy जो है वो नजर आता है. तो Jane Austen, she is very acclaimed writer, and she did not achieve success during her life period, but she gained recognition, significant recognition posthumously. So she is considered one of the finest novelists of all the time. And most of our students have read novels with great love, like Pride and Prejudice, Emma, Persuasion, and many others. But these are favorite ones. So her works are widely read, adapted in various films, television, and they are continue to be studied till now. So the important work, we can have a look at the important works of Jane Austen. Because we are running out of time, I have decided to keep my videos in a 20-minute span. So I think we should move forward. Sense and Sensibility पे बात करें 1811 lifespan है Austen's first published work. It explores the theme of contrasting characteristics of two sisters, Eleanor and Marianne Dashwood. Pride and Prejudice publication 1813 बहुत मशहूर novel. It centers around a spirited Elizabeth Bennet और उनका जो relationship है मिस्टर डार्से और एलिजाबेथ बेनेट की जो कुल मिला के 5 sisters और पूरी family उनके जो affairs हैं वो हमें नजर आते हैं. Mansfield Park 1814 में शाया होने वाला. फैनी प्राइस एक यंग गर्ल है, उसकी स्ट्रगल के बारे में बताते हैं और जिनको एक वेल्दी रिलेटिव्स के पास रहने के लिए भेज दिया जाता है. इट एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ मोरालिटी, फैमिली डायनामिक्स एंड चैलेंजेस शी फेसेस देयर. एमा 1815 कैरेक्टर भी वही, एपोनिमस प्रोटैगनिस्ट, उसी नाम से कैरेक्टर भी और उसी नाम से नॉवल भी. ठीक है. और ये जो नॉवल है इट एग्जाम्पल्स द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ रिलेशनशिप, सेल्फ एंड अदर्स लाइफ. और नॉर्थिंगर एबे 1817 में ये शाया होता है पोस्टह्यूमसली, परसुएशन के साथ ही शाया होता है. 1803 में लिख लिया गया था लेकिन शाया बाद में होता है. इट पैरोडीज द गॉथिक नॉवेल्स ऑफ ऑल टाइम. बिल्डिंग्स रोमन है, कमिंग ऑफ एज जर्नी है जो करेक्टर की, एंड मेजर थीम हमें इसमें फैंटेसी, रियलिटी और सोशल एक्सपेक्टेशंस नजर. Persuasion posthumously शाया हुआ 1817 में. Final completed novel also published posthumously. एन एलियट
की जो कहानी है वो रिकनेक्ट विद कैप्टन फ्रेडरिक वेंटवर्थ, अ मैन शी हैड rejected years ago, leading to self-reflection and reconciliation. तो हमें मेजर थीम्स का एक आइडिया हो गया कि Jane Austen focused on on themes of love, affairs, elopement, reconciliation, marriage, consequences of marriage, uh, marriage in nobility, marriage in poverty, social class dynamics. So all of these themes are rampant in the works of Jane Austen. तो ये आपको इतना पढ़कर तो मेजर आइडिया जो है वो हो गया होगा. लेडी सुजन 1871, a history novel. It depicts the manipulative and scheming of Lady Susan, which navigates relationship and social interaction. अब ये 1871 में क्यों पब्लिश हुआ, इसकी वजह ये है 1794 1795 में ये लिख लिया गया था, बट इट वाज नॉट पब्लिश इन 1871, लॉन्ग आफ्टर हर डेथ. तो ये जो नॉवल है हमें एक यूनिक और नैरेटिव स्ट्रक्चर के बारे में दिखाता है. ऑस्टन की जो स्किल है पोर्ट्रेइंग द कम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, स्ट्रेंज कैरेक्टर्स, डोमेस्टिक कैरेक्टर्स, तो ये हमें सारी चीजें नजर आती हैं. आज की हमारी वीडियो का जो है वो इख्तिताम होता है. पार्ट 4 की जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइट जो है विलियम हैजलिट, चार्ल्स लैम्ब, थॉमस डिक्वेंसी, ली हैंट और फिलोसोफर जेरेमी बेंथम के बारे में बात करेंगे. इसके साथ साथ हम हेगल, शोपेनहावर, शेलिंग और गोएथे, शायर, वो जर्मन राइटर्स, फिलोसफर्स जिन्होंने रोमांटिक मूवमेंट को इन्फ्लुएंस किया, उनके बारे में भी बात करेंगे. अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज.